नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के कुछ सवाल हैं कि सर जो प्रतिदृष्टि आई थी और अभी जो दृष्टि आई है, क्या हमें दोनों मैगज़ीन लेनी होगी या फिर दोनों में डिफ़रेंस क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ़ इस मैगज़ीन को फ़ॉलो करना है। अगर कुछ ऐसा डिफ़रेंस आता है, सपोज़ कि उस मैगज़ीन में दिया गया है और इस मैगज़ीन में नहीं है, तो मेरा काम होगा वो आप तक पहुँचाना। आपके पास जो भी मैगज़ीन है, अगर पुरानी वाली मतलब प्रतिदृष्टि है, वही पढ़ते रहिए, या अगर आपने इसको भी ले लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिया तो मत लीजिएगा, क्योंकि ये तो हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर। अगर आप लेना चाहते हैं कि अगर आपको हार्ड कॉपी पढ़ना अच्छा लगता है तो आप परचेज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिफरेंस की जहाँ तक बात आएगी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर? क्योंकि 1 महीने के गैप पे ही लगभग दोनों मैगज़ीन आई हैं, तो बहुत अधिक अंतर नहीं है। आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो मत लीजिए। उसी को आप रिवीजन के दृष्टिकोण से रख सकते हैं, और यहाँ पर हम उस मैगज़ीन को तो पढ़ ही रहे हैं। और जो चीज़ें, अगर कोई भी डिफरेंस आता भी है, मैंने बताया कि अगर कुछ ऐसा चीज़ है उस मैगज़ीन में दिया है, इसमें नहीं है, तो भी वो आप तक पहुँच जाएगा। क्लियर है? और हाँ, ये 30 मई तक ख़त्म हो जाएगी, ये गारंटी है। कुछ वजह से मैं भी अपने रूम से बाहर हूँ, इस वजह से वीडियो आपको डेली नहीं मिल पा रहा, लेकिन 2-3 दिन में ये कंटिन्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक दिन में 2-3 वीडियो आपको मिल जाएंगे और बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अपने लास्ट वीडियो में हमने हरित हाइड्रोजन संयंत्रक बात कर लिया था। अच्छा हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022। और मैं आपको बताऊं कि मैं अभी जिस सिचुएशन में वीडियो बना रहा हूँ, इतनी गर्मी में बना रहा हूँ, शायद उस चीज़ को मैं ही महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी होता है कि कोई शोर ना जाए, पंखा जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ बंद है। और इस गर्मी में आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरी हालत अभी क्या हो रही होगी। ठीक है, तो उस मेहनत को थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022, ये आप जानते हैं कि हमारे देश में स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया था, या स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ये एक केंद्र प्रायोजित परिवर्तनकारी मिशन है, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी को की स्थापना की बात की गई थी। कब शुरुआत किया गया था? 25 जून 2015 को। ठीक है, तो अभी हाल ही में सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये जो आयोजन है, इसमें 2 संस्थाएं जिम्मेदार रही हैं। कौन कौन? सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड, और साथ में भारत सरकार का आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन हुआ है, इसमें क्या क्या पॉइंट निकल करके आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या किया गया? स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए एक वर्चुअल हब का शुभारंभ किया गया। साथ में आप यहाँ पर एक पोर्टल देख रहे होंगे जिसका नाम है एम्पलीफाई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एम्पलीफाई क्या है, तो आप एम्पलीफाई के बारे में देख लीजिए कि ये क्या है। एक एकीकृत डेटा पोर्टल है जो कि स्मार्ट शहरों के लिए, सिटीज़ के लिए काम करेगा। ठीक है, तो एम्पलीफाई क्या है? एक डेटा पोर्टल है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके लिए अवार्ड्स प्रतियोगिता भी रखी गई, मतलब जो शहर हैं और राज्य हैं उनको सम्मानित भी किया गया। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इसमें सूरत जो कि गुजरात में और इंदौर मध्य प्रदेश, इनको सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया। अगर आप राज्य कैटेगरी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विषयवार कई अलग अलग शहरों को अलग अलग पुरस्कार मिले हैं। जैसे कि अगर आप सोशल एस्पेक्ट को देखेंगे तो इसमें तिरुपति, भुवनेश्वर, तुमकुरु, प्रशासन में देखेंगे तो बड़ोदरा, ठाणे, भुवनेश्वर। लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे शहरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो उत्तर प्रदेश अगर स्टेट कैटेगरी में आएंगे राज्य पुरस्कार में, तो उत्तर प्रदेश को तो पहला नंबर मिला ही है, साथ में मध्य प्रदेश, और फिर तमिलनाडु थर्ड नंबर पे आता है। केंद्र शासित प्रदेश का जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? चंडीगढ़ को। और एक चीज़ देख सकते हैं, स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड। ये जो स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार है वो अहमदाबाद फर्स्ट नंबर पे, वाराणसी सेकेंड, और रांची थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है,
नेक्स्ट है सांबा 100% गोल्डन या सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला। आप जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो सेकेंडरी और टर्सरी, जो हम कह सकते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा है, उससे वंचित है। मतलब कोई बड़ा ऑपरेशन करवाना है, कोई बड़ी समस्या है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्च को सहन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमारे देश में 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या था कि 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया गया, ठीक है, जो योग्य परिवार था उसको। अब यहाँ पर इसके लिए किस जनगणना का यूज़ किया गया, तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 का, इस जनगणना का को आधार बनाते हुए लगभग 10.7 करोड़ परिवारों को इसमें शामिल किया गया। और अगर आप संख्या देखेंगे तो ये लगभग 55 करोड़ के आसपास आती है, क्योंकि माना जाता है कि हमारे देश में एक परिवार में 5 लोग औसतन शामिल हैं, ठीक है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत इतने लोगों को शामिल किया गया। तो इस तरीके से जो सांबा है, सांबा कहाँ पर है, हमने पिछले वीडियो में भी मैप में देखा था। सांबा एक जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है, और इस तरीके से जो सांबा है वहाँ पर हर परिवार, उस गांव का हर परिवार जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके तहत या इसको आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया। मतलब वहाँ जितने भी परिवार हैं उस सभी परिवारों के पास ये स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले। तो ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बस एक चीज़ देख लीजिए कि अब कितनी हो गई संख्या आंध्र प्रदेश में, 26 हो गई। जहाँ से क्वेश्चन आएगा जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद क्या हुआ, हमारे देश में भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू हो गई थी। राज्यों के गठन की मांग जब शुरू हुई तो आप देखें, पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा, एसके-धर, जेवीपी कमेटी, इन सब कमेटियों का गठन किया गया। लेकिन इन्होंने किसी ने भी नहीं कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन जब साउथ इंडिया में बहुत तेज़ी से आंदोलन बढ़ने लगा और पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ हो गई, ये लोग पृथक आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, फाइनली 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र स्टेट का गठन करना पड़ा, ठीक है। ये आंध्र स्टेट है, आंध्र प्रदेश नहीं है, ध्यान से समझना। ये आंध्र स्टेट का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, और कुर्नूल जो है इसकी कैपिटल सिटी थी। लेकिन आगे चल करके 1 नवंबर 1956 को इसमें एक यहाँ पर कानून आप देख रहे होंगे, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ, कंबाइंड आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसमें हैदराबाद जो क्षेत्र था उसको भी इसमें मिला दिया गया, ठीक है। तब जाकर के ये पूरा बन गया आंध्र प्रदेश। अब आप यहाँ देखिए, ये है आंध्र स्टेट जो कि 1953 से 1956 के बीच में ये आंध्र स्टेट रहता है। देखिए, ये पूरा आप जम्मू कश्मीर वाले मैप पे परेशान मत होना कि सर ये कैसा मैप मैंने डाल दिया है, ठीक है। मुझे इस बात पे भी फोकस करना है। ये है आंध्र स्टेट, और बाद में यही चल करके यहाँ पर बनता है आंध्र प्रदेश। और 2014 में तो आप जानते हैं फिर से तेलंगाना अलग हो जाता है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश ये हो जाता है, और ये हो गया तेलंगाना, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तेलंगाना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। स्कॉच समूह ये नई दिल्ली स्थित भारत का एक थिंक टैंक है, ठीक है, स्कॉच ग्रुप। और इसने अभी एक देख सकते हैं स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड इसने प्रस्तुत किया है। अब इसमें 10 मार्च 2022 को स्कॉच समूह के द्वारा स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। इसमें क्या है, इसमें राज्य, जिला और नगर निगम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में प्रदर्शन के अनुसार राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है कि ये जो राज्य हैं ये किस तरीके से हर परियोजना में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस आधार पर राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनको स्टार कैटेगरी में रखा गया, फिर उसके नीचे परफॉर्मर, फिर उसके नीचे कैचिंग अप, और अन्य राज्यों को मतलब एक अन्य बना दिया कैटेगरी। तो इस तरीके से इनमें डिवाइड किया गया। अब टॉप 5 आप देख सकते हैं। देखिए, स्टार राज्य में कौन कौन आता है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। 2021 में ये स्टार राज्य हैं। और ख़ास बात क्या है कि लगातार दूसरी बार आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान इसमें हासिल हुआ है, ठीक है। ये स्टार कैटेगरी वाले हैं। अब यहाँ देखिए परफॉर्मर्स में कौन कौन आते हैं, तो तेलंगाना,
उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश किस में आता है? परफॉर्मर्स में। मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश। और 2021 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान में, ठीक है, 7वें स्थान, तो ये 7वें स्थान पर है। और जबकि 2020 में जो था उत्तर प्रदेश वो 6ठे स्थान पर था, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है इसमें। और कैचिंग अप में कौन कौन है? बिहार जो चला जाता है वो कैचिंग अप श्रेणी में चला जाता है। बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ और राजस्थान। क्लियर? तो इस तरीके से इसमें जो आपको स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में। विधानसभा, आप जानते हैं हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा जो है वो निम्न सदन होती है, लोअर हाउस होता है। और इसको हम जनप्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विधानसभा की मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम 500 हो सकती है। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, जैसे कि सिक्किम में केवल 32, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, ये इसके अपवाद भी हैं। अब हम बात करें चुनाव के बारे में, तो विधानसभा का चुनाव भी कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो सिर्फ पंचायतों का इलेक्शन करवाता है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इनका, ठीक है। चलिए अब हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पंजाब के बारे में। पंजाब की जो सीटें हैं उसमें जो आम आदमी पार्टी है उसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती। और वहाँ के सीएम कौन बने? भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो 2 राज्यों या यूटीज़ में सत्तारूढ़ है। क्लियर? और यहाँ देख सकते हैं आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली हैं, 42.01% वोट मिला है। अब बात करें गोवा की, तो गोवा में प्रमोद सावंत, इन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया लगातार दूसरी बार, दूसरे कार्यकाल के लिए। और यहाँ पर बीजेपी को यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें मिली है, 20 सीटें जीत पाई है बीजेपी, ठीक है। और 40 विधानसभा टोटल सीट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक चरण में ही चुनाव हुआ था। और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने हालांकि ये चुनाव हार गए थे, ठीक है। खटीमा से ये विधायक थे, वहाँ से ये चुनाव हार गए थे। तो अब इन्होंने क्या किया था कि चंपावत सीट से अभी ये फिर से वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो पुष्कर सिंह धामी अब उपचुनाव लड़ेंगे। क्यों? आप जानते हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप जानते ही कि मुख्यमंत्री या मंत्री वो बन सकता है। कब तक के लिए बन सकता है? मैक्सिमम 6 महीने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, तो मतलब कि बिना विधायक हुए भी, बिना सांसद हुए भी मंत्री बना जा सकता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना? 6 महीने। और 6 महीने के भीतर उसे किसी न किसी सदन का मेंबर बनना ही पड़ेगा। तो जब पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव हार गए थे, तब इन्हें कैसे बना दिया गया सीएम? तो सीएम तो इन्हें बना दिया गया फिर से, लेकिन अब इन्हें किसी न किसी सीट से तो लड़ना ही था, क्योंकि मेंबर बनाए बिना तो काम चलने वाला नहीं था। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है? चंपावत सीट पे उपचुनाव हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में आप देख सकते हैं, मणिपुर में जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है? टोटल 60 है। और मणिपुर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर सामने है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली 32। और इस तरीके से वहाँ पर जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? एन वीरेन सिंह। ये भी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने अपने शपथ लिया मुख्यमंत्री पद की। उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव हुआ था 10 फरवरी से 7 मार्च तक, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। और जो 17वीं विधानसभा का कार्यकाल था वो कब ख़त्म हो रहा था? 14 मई 2022 को, ठीक है। 403 सीटें हैं। एक सीट जो एंग्लो इंडियन को है वो तो अब ख़त्म हो चुकी है, आप जानते ही हैं। और जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसमें 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। और इसमें जो बीजेपी है उसे टोटल कितनी सीटें मिली हैं? तो 403 में से 255 सीटें हासिल हुई है। और एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी दिया गया है कि जो साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र है, ये गाज़ियाबाद वाले इलाके में आता है, वहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुनील कुमार शर्मा, इन्होंने लगभग 2,14,835 मतों के अंतर से सीट जीती है। ये हमारे देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इतने बड़े गैप से अभी तक कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता था, ठीक है। तो साहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा, ध्यान रखना है।
और सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? तो आजमगढ़ ज़िले की निजामाबाद सीट से जीते आलम बदी, ये सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं। हाँ, फिर फाइनली योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरी बार इन्होंने शपथ लिया। कहाँ पर? लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम, वहाँ पर 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। और दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यूपी में ऐसा हुआ था कि कभी भी बहुत रेयर है कि कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करे और फिर से वो दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने। इसीलिए तो यहाँ पर लिखा है कि राज्य के ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और फिर से वो सीएम बने हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, आप जानते हैं कि हमारी सरकार के पास बहुत सारी जो ज़मीन है, रिसोर्सेस हैं, वो ऐसे ही पड़े हैं, उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो सरकार ने एक दिमाग में सरकार के आया कि क्यों ना हम उन लैंड्स को क्या करें, मोनेटाइज़ कर लें। मोनेटाइज़ करने का मतलब क्या है कि उनको प्राइवेट लोगों को दे दें, हम उनसे पैसा ले लें और वो अपना लीज़ पे या जैसे भी वो काम करते रहें और वो ज़मीन भी यूटिलाइज़ हो जाएगी, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, रोज़गार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सरकार ने इसीलिए अभी हाल ही में 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, इसके गठन की मंजूरी दे दिया। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि जो भी सरकार के स्वामित्व वाली या सरकारी कंपनियों की जो अतिरिक्त भूमि है, सरप्लस लैंड है, उन सब का क्या करना, मोनेटाइजेशन करना। अब इसके शेयर की बात करें, चूँकि केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी तो इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगी वो कितनी है, 5,000 करोड़ की, और जबकि जो पेडअप कैपिटल है वो कितनी है, 150 करोड़ की। अब देखिए ये इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा सा हो जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेडअप। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम नहीं जाएंगे इसके बारे में, अगर हमें वक्त मिलता है तो हम इकोनॉमिक सेक्शन जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे इन चीज़ों को। तो इसकी जो ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 5,000 करोड़, और पेडअप कैपिटल कितना है, 150 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है पीटी के लिए, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। 2014 में 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए मिशन इंद्रधनुष नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत किया था, ताकि सभी को वैक्सीनेट किया जा सके। ये कोविड वाली वैक्सीन नहीं है, ये जो नॉर्मल वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चलता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस मिशन इंद्रधनुष को कई फेज़ में लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर देखिए 2017 में सघन मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया, और इसके बाद आप देखेंगे फिर इसका जो वर्जन आता गया IMI 2.0, मतलब सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 2019 में चला। फिर इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 3 चलता है, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 आ गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से होती है, 7 फरवरी 2022 से होती है। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। 3 राउंड में ही चलाया गया, और जो हमारे स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनके 416 जिलों में इसे संचालित किया जाएगा। ठीक है, फोकस क्या होगा? फोकस है कि सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना। एक तो सार्वभौमिक टीकाकरण का मतलब क्या हो गया कि सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए, बच्चे और गर्भवती महिलाओं का, और कोविड की वजह से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम धीमा हो गया था उसको नॉर्मल स्पीड में लेके आना। ठीक है, नेक्स्ट है गोवर्धन संयंत्र इंदौर। गोबर का फुल फॉर्म क्या है, पहली चीज़। ठीक है, यहाँ पर जो गोवर्धन लिखा हुआ है ना, इसका अपना एक अर्थ है, उसका फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश में क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, और क्लीन एनर्जी जो है वो कई तरीके से बनाई जा रही है, जिसमें गोबर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो गोवर्धन स्कीम है, सरकार ने 2018-19 में इसकी घोषणा किया था। इसका पर्पज़ ये था कि जो पशुओं का गोबर है, खेतों का अपशिष्ट है, उन सब से क्या हम बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, और इस बायोगैस का इस्तेमाल हम ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 फरवरी 2022 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर में गोवर्धन, या इसे हम बायो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG संयंत्र का उद्घाटन किया। और ध्यान रखना, इसमें जो भी
जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो सब क्या होगा, बायो वेस्ट होगा, जैविक कचरा होगा। जैविक कचरा में घर का कूड़ा है, गोबर वगैरह है, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। और ध्यान रखना, जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। ऊपरी भद्रा परियोजना, सबसे पहले तो परियोजना का नाम ध्यान रखना, और ये कहाँ पर अवस्थित है, कर्नाटक में है। ये जो कर्नाटक में कार्यान्वित हो रही एक सिंचाई परियोजना है, ऊपरी भद्रा परियोजना, इसको सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अब यहाँ पर जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसका 60% कौन बियर करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो केवल 40% ही इसमें खर्च करेगी। और राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना बन गई है। ठीक है, बस इतनी सी खास बात थी इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इस्माइल परियोजना। इस्माइल परियोजना 12 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इस्माइल का फुल फॉर्म क्या है, आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। ठीक है, आजीविका और उद्यम के लिए वंचित, ऐसे व्यक्ति जो वंचित हैं उनकी आजीविका, उनको उद्यम प्रदान करने के लिए उनको मदद करना। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, इस्माइल। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्पज़ है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, भीख मांगने वाले जो लोग हैं, उनको कल्याणकारी उपाय प्रदान करना, ताकि उनका जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठ सके। ठीक है, ध्यान रखना, इस्माइल परियोजना। तो जो भीख मांगने वाले लोग और जो ट्रांसजेंडर हैं उनके कल्याण के लिए स्कीम चलाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये अटल सुरंग 2002 में ही हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। तब इसका नाम हुआ करता था रोहतांग सुरंग, और 24 दिसंबर 2019 को इसका नाम बदल के क्या किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल कर दिया गया था। ठीक है, और उद्घाटन कब किया गया था, 2020 में। अब ध्यान रखना, ये जो अटल सुरंग है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, क्योंकि इस सुरंग के बारे में आप पिछले 3 सालों से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस बार नया क्या है, नया ये है कि इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया 9 फरवरी 2022 को। क्यों, क्योंकि ये जो है सबसे ऊंची 10,000 फीट, मतलब कि लगभग 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसे प्रमाणित किया गया है। इतनी ऊंचाई पर अभी तक कोई भी हाईवे टनल नहीं बनी है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो अटल सुरंग है इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। आप बाकी यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। ये उद्घाटन के समय का दृश्य है। ठीक है, मोदी जी थोड़ा सा घूम रहे हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें और भी कुछ चीज़ें। इस सुरंग का निर्माण किसने किया था, बीआरओ ने किया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। और कहाँ पर है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी में है, रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरती है। किसको जोड़ती है, तो हिमाचल के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इससे क्या होता है कि जब बर्फबारी होती है हिमाचल वगैरह में, तो इससे वहाँ पर कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अंदर 4G कनेक्टिविटी वगैरह भी मुहैया करवाई गई है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है T49 सुरंग। T49 ये भी जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि अभी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर जाने के लिए डायरेक्ट आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, कई बार चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है, और इसके लिए इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ की टेरिटरी ही कुछ ऐसी है, और वहाँ पर पहाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से सरकार को यहाँ पर सुरंग बहुत बनानी पड़ती है। तो T49 जो है ये भी एक सुरंग ही है। ठीक है, ये रेलवे लाइन के निर्माण के लिए है। सरकार कोशिश कर रही है कि उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए। तो इसी प्रक्रिया में ये T49 सुरंग बनाई जाएगी। ठीक है, और डिटेल इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना, आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब हाँ, एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब इस सुरंग का निर्माण हो जाएगा तब T49 जो है वो देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग होगी, लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल बन जाएगी ये भारत की।
ठीक है, चलिए। और आज फ़िलहाल इस समय कौन है, तो वर्तमान में बनिहाल काजीगुंड खंड पर स्थित पीर पंजाल सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है और बनने के बाद T49 टनल हो जाएगी भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग। क्लियर। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। संत श्री रामानुजाचार्य, इनकी नाम पर ही जो ये मूर्ति बनाई गई है इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा गया। श्री रामानुजाचार्य आप जानते हैं ये विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत किया था और इनका जो जन्म था 1017 AD में हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है। कहाँ पर, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। अब यहाँ पर समझना है ज़रा हमें, 5 फरवरी 2022 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है। अब ये हैदराबाद तेलंगाना में है, ये भी क्लियर हो गया। ये जो मूर्ति है ये श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रमों का एक हिस्सा था जब इसका उद्घाटन किया गया, क्योंकि 1017 में उनका जन्म हुआ था, तो 1017 के बाद 2017 हो गया और उसके बाद ही इस मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये वाली, तो 1000 साल हो गए थे। और ध्यान रखना इसमें जो भी खर्च आया लगभग 1000 करोड़ का, वो सब किससे आया है, डोनेशन से सारा पैसा आया है। वहाँ एग्ज़ाम में आप ध्यान रखना स्टैचू ऑफ इक्वालिटी लिखा है या समता मूर्ति लिखा है, कहीं अगर समता मूर्ति लिखा हो और आप कंफ्यूज हो जाएं हमने तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पढ़ा था। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हो गई। इसकी ऊंचाई कितनी है, 216 फीट है, 216 फीट। अब यहाँ पर समझना ये एक आधार पे बनी है। ठीक है, आधार की ऊंचाई कितनी है, 54 फीट है। और आधार को क्या कहा गया है, भद्रवेदी कहा गया है। क्या कहा गया, भद्रवेदी कहा गया। अब ये पूरी जो मूर्ति है ना वो कई भागों में बटी है। यहाँ पर देखिए, एक तो हो गया भद्रवेदी अभी जो हमने देखा, इसके बाद पद्मपीठम और इसके बाद यहाँ पर त्रिदंडम। अब यहाँ समझिए, मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये है भद्रवेदी, 54 फीट का आप देख रहे हैं ना। एक मिनट कलर चेंज करूँ तो फिर क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट जो देख रहे हैं ये क्या है, भद्रवेदी। और इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं पद्मपीठम, पद्म माने क्या होता है, कमल। यहाँ देख रहे हैं ना ये कमल बना हुआ है, ये पार्ट, ये जो देख रहे हैं ये पद्मपीठम हो गया। और एक जो आपने देखा था त्रिदंडम वो ये है यहाँ पर, जो इनकी एक्चुअल में मूर्ति है और इनके झंडे तक ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये हो गया त्रिदंडम। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है टोटल वो 108 फीट की है। ठीक है, अगर आप इसमें झंडे को इंक्लूड ना करें। और टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 216 फीट। टोटल में क्या क्या आता है, यहाँ से यहाँ तक का देखिए ये है पूरा। ठीक है, 216 फीट का। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से केवल मूर्ति है और पूरा क्षेत्र आप देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब अगर इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो निर्माण किया गया है ना वो किया गया है मेटल से। ठीक है, और इसमें कितने टाइप की मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो मेटल्स यूज़ किया गया है वो 5 धातुओं का संयोजन है। क्या क्या, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, पीतल और जस्ता। ठीक है, इन 5 धातुओं का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया। हालांकि इसे चाइना में बनाया गया था, इंडिया में ला करके इसे असेंबल किया गया है। अब यहाँ समझना एक बात कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो बैठी हुई मुद्रा है, सिटिंग पोस्चर है। इसमें विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है सिटिंग पोस्चर में। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो पहली कौन है, तो पहली है थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा की। थाईलैंड में जो ग्रेट बुद्धा की है वो भी सिटिंग पोस्चर में है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 302 फीट की है। कितनी, यहाँ पर देखिए ये 302 फीट की है, ये भी सिटिंग पोस्चर में है। तो दुनिया की सबसे ऊंची सिटिंग पोस्चर में जो मूर्ति है वो किसकी है, ग्रेट बुद्धा, महात्मा बुद्ध जी की, और 302 फीट की। और सेकंड नंबर पे आता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। क्लियर। कुछ और स्टैचूज़ के बारे में है। स्टैचू ऑफ बिलीव, ये है राजस्थान के नाथ द्वारा में भगवान शिव की ये मूर्ति है, 351 फीट की। इसका निर्माण किया जा रहा है स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो ध्यान रखना ये भगवान शिव की है, जो कि विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी भगवान शिव की। ठीक है, कहाँ पर बनाई जा रही है, राजस्थान में। एक और मूर्ति के बारे में बताया गया है, स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है ये श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। ये जैन आचार्य रहे हैं और इसका जो उद्घाटन या अनावरण किया गया वो 2020 में किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और ध्यान रखना ये जो ऊंचाई है स्टैचू ऑफ पीस की, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 151 इंच। कितनी है, मात्र 151 इंच है। और
1 मिनट, ये पेन क्यों नहीं आ रहा, 151 इंच है। और ध्यान रखना, इसका जो उद्घाटन किया गया था जब सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा था, तभी किया गया था। ठीक है, और इसमें 8 धातुओं का से निर्मित किया गया है इस मूर्ति को, जबकि जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है उसमें 5 धातुओं का इस्तेमाल किया गया, याद है ना, इसमें 5 धातुओं का इस्तेमाल किया गया था स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में। क्लियर। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं पूरी तरह भीग चुका हूं इतनी गर्मी में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूसरा वीडियो भी जल्दी मिल जाए। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।